दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझिए, इसीलिए कहता हूं बार बार आप लोगों से कि घंटी दबा दीजिए। भाई साहब, 2-3 दिन पहले ही जैकी भगनानी ने बताया था कि उसका उसकी वाइफ के साथ कैसा रिश्ता है। जैकी ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं छुपाता, मैं अपनी वाइफ के सामने अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकता हूं ओपनली। जैकी का ऐसा कहना था कि हम हस्बैंड वाइफ दोस्तों की तरह है, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, हम एक दूसरे के सामने कोई भी बात कर सकते हैं। और जब मैंने जैकी का ये बयान सुना तो मुझे उसी वक्त पता था कि जो पब्लिक है वो इस बयान को इस तरह से लेगी कि जैकी और रकुल का खूब मजाक उड़ाएगी। और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फाइनली रकुल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि रकुल पति को डांट रही है, पति कान पकड़कर माफी मांग रहा है और पति कह रहा है कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। कितने बार बोला है इसको दैट वी आर मिलेनियल्स, जेनजी बनने की जरूरत नहीं है। बोला था ना? आई एम सॉरी। कर दिया ना तुमने। हो सकता है बेचारे जैकी ने मॉडर्न हस्बैंड बनने के चक्कर में ये सब कह दिया हो, लेकिन पब्लिक ने इसको ठीक वैसा ही लिया कि इन दोनों का रिश्ता भी वैसा ही है जैसा दीपिका और रणवीर सिंह का है। और जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में ऐसा कोई भी दूसरा जोड़ा नहीं है जो अपने आप को रणवीर सिंह और दीपिका जैसा बताने की कोशिश करे। मेरे ख्याल में इस घटना के बाद जैकी भाई की समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और फ्यूचर में शायद जैकी ऐसी गलती नहीं करेगा। आपको क्या लगता है दुनिया का वो कौन सा देश है जिसमें बेहद बेशर्मी है, सबसे ज्यादा बेशर्मी है? शायद आपने सही अंदाजा लगाया, दुनिया का वो देश अमेरिका है जिसमें बेहद नंगापन है, सबसे ज्यादा बेशर्मी है। दुनिया में जो 5 टॉप एडल्ट स्टार्स हैं उनमें से 4 अमेरिका से है और 1 ऑस्ट्रेलिया से है। बस यही वजह है कि अमेरिका को बाकी सब देश पिछड़े हुए लगते हैं। अमेरिका को ऐसा लगता है कि बाकी के जितने भी देश हैं उनमें आजादी नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये नंगापन, ये बेहूदगी, ये घटियापन ही आजादी है। मैं ट्रंप साहब से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये नंगापन आपको मुबारक हो, ये बेशर्मी आपको मुबारक हो। हमें ये बेशर्मी, ये नंगापन नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। कुछ सालों पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान ने उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उस फिल्म को हिंदुस्तान में बहुत जगह अपने दोस्तों को दिखाया था। आमिर खान ने उस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उस फिल्म का शो चेन्नई में किया था, हैदराबाद में किया था, कोची में किया था, बेंगलोर में किया था, दिल्ली में किया था, मुंबई में किया था। और हर एक शो में अपनी ही फिल्म को देखते हुए आमिर खान फूट फूट कर रोया था। जो लोग आमिर खान की उस फिल्म को देखने आए थे, आमिर खान ने रो रो कर उनको बताया था कि देखिए मेरी फिल्म कितनी कमाल की है, कि मैं जब भी इस फिल्म को देखता हूं तो ऐसे फूट फूट कर रोता हूं। हालांकि आमिर खान उस फिल्म को 50 टाइम देख चुका था, उसके बावजूद भी उस फिल्म को देखते हुए रोता था और मीडिया को बताता था कि देखो उसको कितना रोना आता है, उसकी फिल्म कितनी कमाल की फिल्म है। इस सारे ड्रामे के बाद फिल्म रिलीज हुई और भाई साहब डिसास्टर हो गई। जिसने भी वो फिल्म देखी उसने अपना सर पीट लिया। उसकी समझ में नहीं आया कि आमिर खान उस फिल्म को देखकर रोता था तो क्यों रोता था, वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर खान इसलिए रोता था क्योंकि उसको पता था कि उसकी वो फिल्म डिसास्टर होनी है, क्योंकि वो फिल्म बहुत ही वाहियात फिल्म थी। खैर, जो भी वजह रही, लेकिन आमिर खान ने यही बताया था कि उसकी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है, उस फिल्म को देखते हुए उसको रोना आता है, यही वजह है कि वो रोता है। अब आमिर खान ने ऐसा ही ड्रामा दोबारा चालू कर दिया है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एक फिल्म आ रही है, वही जुनैद खान जिसमें एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है, जबरदस्ती का हीरो है, थोपा हुआ हीरो है। तो इस लड़के की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है एक दिन। मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म ऑफिशियली एक इंग्लिश फिल्म वन डे की कॉपी है। इस फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन कॉपी करके बनाया गया है। कॉपी करने में आमिर खान की मास्टरी है, बिना कॉपी किए आमिर खान कोई फिल्म बनाता नहीं है। तो अब रिलीज होने से पहले ही आमिर खान अपनी इस फिल्म के शो रखने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे कि लाल सिंह चड्ढा के रखे थे। इस फिल्म को भी आमिर खान अब तक 50-60 टाइम्स देख चुका है, क्योंकि इस फिल्म का सब कुछ आमिर खान ने ही कराया है। एडिटिंग उसने कराई है, बैकग्राउंड म्यूजिक उसने बनवाया है, म्यूजिक उसने बनवाया है, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन वो अपनी इस फिल्म को देखता ही रहता है। लेकिन जब इस फिल्म का शो हुआ तो उस शो में आमिर खान फूट फूट कर रोया, बेहद रोया और मीडिया को दिखाकर रोया।
यानी कि आमिर खान ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ये फिल्म कितनी कमाल की फिल्म है कि 50-60 टाइम्स देखने के बावजूद भी जब मैं इस फिल्म को देख रहा हूं तो मुझे कितना रोना आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ड्रामा है, इसमें सच्चाई 1% भी नहीं है। क्योंकि आप अगर कितनी भी अच्छी फिल्म को 2-4 दफा देख लेंगे तो उसके बाद उस फिल्म को देखते हुए आपको रोना आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आमिर खान के बराबर में इस फिल्म की हीरोइन साई पल्लवी भी बैठी हुई थी, वो जोर जोर से हंस रही थी। उसने आमिर खान से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, वजह क्या है। उनके बराबर में बैठे हुए किसी आदमी ने मुझे बताया कि पल्लवी को आमिर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरा घटिया सा बेटा है, इस घटिया आदमी ने कैसी एक्टिंग की है, इसकी इस एक्टिंग को देखकर रो रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इस फिल्म पर अपने 150 करोड़ रुपए क्यों उड़ा दिए, क्योंकि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस यही वजह है कि मैं फूट फूट कर रो रहा हूं। आमिर भाई, अब रोने से क्या होगा भाई साहब, जो होना था वो तो हो चुका। आपके पैसे गटर में जा चुके, आप सड़क पे आ चुके, बात खत्म। भाई साहब ये पुत्र मोह है, इसमें तो बड़े बड़े तुर्रम खान बर्बाद हो गए, तो आपकी तो औकात ही कोई नहीं है भाई साहब। अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर सुभाष घई ने अरबाज खान को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि बॉलीवुड में 5 तरह के एक्टर्स होते हैं। एक बिल्कुल नॉन एक्टर, जैसा मेरी फिल्म सौदागर का हीरो था मुसरान। एक फिल्म देखी होगी सौदागर जी, उसमें विवेक मुशरम जो था, एक लड़का मैंने कास्ट किया था, वो नॉन एक्टर था। दूसरा जैकी श्रॉफ जैसा बैड एक्टर, और एक होता बैड एक्टर। बैड एक्टर वाज जैकी श्रॉफ हीरो में। तो अरबाज ने पूछा कि जबकि आपको पता था कि जैकी एक बैड एक्टर है, उसके बावजूद भी आपने जैकी को लॉन्च क्यों किया। तो घई साहब ने कहा कि मुझे अच्छी तरह पता था कि इसको एक्टिंग नहीं आती, ये एक बैड एक्टर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जैकी आगे चलकर एक्टिंग सीख लेगा, अच्छा एक्टर बन जाएगा। घई साहब ने अनिल कपूर को एक एक्टर माना जो डायरेक्टर के बताने पर किसी भी रोल को अच्छे से निभा सकता है, और घई साहब ने SRK को गुड एक्टर माना। घई साहब ने कहा कि SRK वो है जो किसी भी सीन को अच्छे से कर सकता है, किसी भी सीन में अच्छी एक्टिंग कर सकता है। देयर इज अ गुड एक्टर। गुड एक्टर इज ए पर्सन जो कि सीन को समझता है, पूरे सीन की समझ से उस सीन से बेहतर करके दिखाता है। जैसे मैंने परदेश में शाहरुख के साथ काम किया। और फिर घई साहब ने दिलीप कुमार साहब को एक ग्रेट एक्टर बताया। एंड अदर इज ए ग्रेट एक्टर। ओके, अब ग्रेट एक्टर जो होते हैं वो हैं दिलीप कुमार साहब। क्या बात है। सुभाष घई साहब ने कहा कि दिलीप कुमार साहब एक ऐसे एक्टर थे कि अगर वो एक खराब से लिखे हुए सीन पर भी परफॉर्म करते थे तो उस सीन को इतना बढ़िया बना देते थे कि डायरेक्टर को ऐसा लगता था कि यार ये सीन तो बहुत अच्छा था, मैं ही ऐसा समझ रहा था कि ये सीन अच्छा नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि उस सीन को अच्छा दिलीप कुमार साहब बना देते थे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया घई साहब की इस बात से इत्तेफाक रखेगी। दुनिया घई साहब को ये नहीं कह सकती कि घई साहब ने जो कहा है वो गलत कहा है। उसकी वजह यह है कि घई साहब अपने वक्त में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। अमाल मलिक इस साल के बिग बॉस में था और तब से ही अमाल की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती आ रही है। अब अमाल ने मीडिया के सामने कहा है कि भाई मैं बॉलीवुड में घटिया से रिमिक्स बनाने के लिए नहीं आया हूं। अगर मैं कोई रिमिक्स बनाऊंगा भी तो बहुत ही कमाल का बनाऊंगा, ऐसा नहीं बनाऊंगा जैसे कि सब लोग बना रहे हैं। जब गाना करेगा अमल मलिक या अरमान मलिक या हमारे फैमिली 1951 से मेरे सरदार मलिक ग्रैंडफादर की लेगेसी है, हम ऐसे ही कोई बकवास रिमिक्स करने नहीं आए। और अमाल ने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अपने गाने के लिए व्यूज खरीदता हूं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में तो बड़े बड़े निर्माता अपनी फिल्मों के टिकट्स खरीद रहे हैं अपनी फिल्मों को हिट साबित करने के लिए। और सब लोग जो बोलते हैं व्यूज तुम्हारे ऐसे पैसा देके खरीदा है, ये खरीदा है, भाई बड़े बड़े लोग पैसा देके थिएटर में टिकट खरीदते हैं अपना पिक्चर हिट कराने के लिए, ठीक है। अमाल की इस बात से क्लियर होता है कि बॉलीवुड में सबको पता है कि कौन टिकट खरीद रहा है और कौन अपनी घटिया फिल्म को मास्टरपीस बता रहा है। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है नागजिला। इस फिल्म में कार्तिक एक नाग की भूमिका निभा रहा है और अब इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है अनन्या पांडे को। एक वक्त वो भी था जब अनन्या और कार्तिक एक दूसरे का फेस नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगे हैं। अब फिर से ये दोनों कई फिल्में साथ में कर रहे हैं। रितेश भाई की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है राजा शिवाजी। इस फिल्म में बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने काम किया है।
इस फिल्म में संजय दत्त ने भी काम किया है। और जब एक पत्रकार ने संजय से पूछा कि रितेश कैसा डायरेक्टर है, रितेश ने जब आपसे काम कराया तो कैसे काम करना पड़ा आपको, आसानी से या मुश्किल से? करने का अनुभव कैसा था आपका? मुश्किल था यार, बहुत मतलब डांटता नहीं था, लेकिन इसको जो चाहिए वो मांगता ही है। नहीं, बट इट वॉज अ प्लेजर जस्ट टू सी रितेश। he directed this film so well. तो संजू ने कहा कि मुश्किल तो था, रितेश को जो मांगता है वो मांगता है, रितेश को जब तक जो चाहिए वो ना मिल जाए तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता, रिटेक पर रिटेक होता रहता है। और ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है कि वो अपने एक्टर से वो काम ले सकता है जो उसको चाहिए। मीडिया में कोई ना कोई झूठी खबर आती ही रहती है। एक और झूठी खबर आ गई है, राकेश बेदी ने धुरंधर में काम किया है। तो मीडिया ने एक झूठी खबर फैलाई और कहा कि राकेश बेदी को तो 1 करोड़ रुपया दिया गया है क्योंकि धुरंधर हिट हो गई है। धुरंधर के बाद 1 करोड़ रुपया मिला है, तो भैया वो कहाँ पड़ा है, किसके घर में रखा है, किसकी जेब में है, मुझे बता दो यार। कहाँ किसी ने गाड़ के रखा है बता दो ताकि मैं जाके ले लूं। राकेश ने वीडियो रिलीज करके पूछा है कि भाई जो 1 करोड़ रुपया दिया गया है वो कहाँ है, मुझे तो नहीं मिला, ना मेरे किसी अकाउंट में आया है। तो अगर आप लोग ये कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपया दिया गया है तो उसका कोई सबूत तो दो मुझे। ऐसे झूठी खबर क्यों फैला रहे हो? वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चालू है, 4 मई को रिजल्ट आएगा और बीजेपी वाले ये मान रहे हैं कि 4 मई को वहां बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और मैं भी ये कह रहा हूं कि हाँ, बिल्कुल बीजेपी की सरकार वहां 4 मई को बन जाएगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को आसाम और वेस्ट बंगाल में कोई हरा नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो रवि किशन ने वेस्ट बंगाल वालों से कहा है कि भाई साहब 4 मई के बाद आप 4 गुना ज्यादा मछलियां खाना, 4 गुना ज्यादा मीट खाना। बंगाली बम बम होंगे, हम पूरे भारत का मछली लाके यहाँ डालेंगे, यहाँ के कुआं पोखरा में और मछली डालेंगे। 4 गुना ज्यादा मछली 4 मई के बाद समस्त बंगाली समाज खाए। 4 मई के बाद हम पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग तरह की मछलियां लाएंगे और बंगाल के तालाबों में छोड़ देंगे आप लोगों के खाने के लिए। अब मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि रवि किशन एज ए पॉलिटिशियन क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है, जितने भी नेता हैं वो कुछ ऐसा ही कहेंगे जिसको सुनकर पब्लिक उनको वोट दे। नेताओं का ये बिजनेस है, अपने बिजनेस को वो अच्छे से ही करेंगे। लेकिन मैं रवि भाई से एक आम आदमी की तरह इतना जानना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर वेस्ट बंगाल में सब लोगों को 4 गुना ज्यादा मछलियां खाने को मिलेगी तो बाकी प्रदेशों में आप लोगों को मीट और मछली खाने से क्यों रोकते हो? अब सावन आ गया है, अब ये त्योहार आ गया है, अब वो त्योहार आ गया है, अब आप नॉनवेज नहीं खा सकते, अब आप मुर्गी भी नहीं खा सकते, अब आप मछली भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। मतलब बाकी प्रदेशों के जो लोग हैं उन बेचारों की क्या गलती है? क्या उनकी यह गलती है कि उन्होंने वोट ऑलरेडी दे दिया है आपको, आपकी सरकार बन गई है और जहां आपकी सरकार बननी है वहां आप लोगों से कह रहे हो कि भाई आप 4 गुना ज्यादा मीट मछली खाना कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें आपके खाने से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में रवि भाई, उन लोगों की भी गलती नहीं है जो ऑलरेडी आपको वोट दे चुके हैं, जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई हुई है। जब आप बंगाल के लोगों को अलग अलग तरह की मछलियां खिलाएंगे, अलग अलग तरह का मीट खिलाएंगे, तो बाकी लोगों को भी खा लेने दीजिए जो खाना चाहते हैं। आप क्यों पाबंदी लगाते हो भाई? एक छोटा मोटा एक्टर है जिम, उसने रणवीर सिंह के साथ पद्मावत में भी काम किया था। अब जिम ने रणवीर सिंह की एक्टिंग का मजाक उड़ाया है और कहा है कि रणवीर बिल्कुल झूठ बोलता है अगर वो ये कहता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी उस रोल को करने के लिए, मैंने तो उस रोल के लिए ऐसे तैयारी की थी, वैसे तैयारी की थी। ये सब कुछ झूठ है। हकीकत यह है कि कोई भी एक्टर सेट पर आता है, डायरेक्टर से पूछता है कि भाई क्या सीन है, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, जैसे डायरेक्टर बताता है वैसे एक्टर करता है। बाकी सब झूठ है जो भी कोई एक्टर कहता है। एक साइड एक्टर है अन्नू कपूर साहब, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं। अन्नू कपूर की बहन से शादी हुई थी ओमपुरी साहब की। ओमपुरी साहब का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। अब जब एक पॉडकास्ट में अन्नू कपूर से पूछा गया कि ओमपुरी साहब कैसे आदमी थे, तो अन्नू कपूर ने बहुत ज्यादा गलत बातें कही। अन्नू कपूर ने कहा कि वो एक्टर बढ़िया था लेकिन हस्बैंड बहुत ही घटिया था। अन्नू कपूर ने यह भी कहा कि अब मुझे फोर्स मत कीजिए कुछ और कहने के लिए, क्योंकि उस आदमी के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें कह सकता हूं कि आपके कान पक जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, तो बस आगे मुझे छेड़ो मत। अन्नू कपूर ने यह बात कही है ओमपुरी साहब के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात अगर मैं कह देता भाई साहब, तो भाई साहब कम से कम 5 से 10 FIR मेरे ऊपर होती ही होती। आलिया भट्ट ने इस साल का स्क्रीन अवार्ड होस्ट किया था और जब से यह अवार्ड नाइट हुआ है
तब से लेकर अब तक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ ना कुछ कहा जा रहा है आलिया के बारे में। अब बॉलीवुड के एक जाने माने इंसान ने कहा है कि आलिया ने जितनी घटिया होस्टिंग की है उतनी घटिया आज तक किसी ने भी होस्टिंग नहीं की। उसका कहना यह है कि मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि स्क्रीन अवार्ड्स वालों ने आलिया को होस्टिंग करने के लिए क्यों बुलाया था, वजह क्या थी। उस इंसान ने यह भी कहा है कि आलिया तो अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं है, आलिया को तो सही से बोलना भी नहीं आता, तो फिर उसको होस्टिंग के लिए क्यों बुलाया गया था, वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन अवार्ड्स वालों ने आलिया को पैसे नहीं दिए थे, सिर्फ फ्री में ही होस्टिंग करा ली थी। और यह बात कही है कबीर खान साहब की पत्नी ने। कबीर खान साहब की पत्नी कैटरीना की बहुत ही पक्की सच्ची दोस्त है और आलिया रणबीर कपूर की पत्नी है, वही रणबीर कपूर जो किसी वक्त में कैटरीना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बात समझ में आ गई आपको? अब ये सारे डॉट्स जोड़ लो, आपको कहानी समझ आ जाएगी। चित्रांगड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सभी लोग सलमान को क्रिटिसाइज करते हैं, सलमान को कहते हैं कि वो तो प्रोफेशनल नहीं है, ये है वो है। सलमान के बारे में लोग जानबूझकर गलत बातें करते हैं। चित्रांगड़ा ने सलमान के साथ फिल्म की है मातृभूमि और चित्रांगड़ा ने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उनको भी सलमान के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई गई थी। बहुत लोग बात करते हैं सलमान के बारे में कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे भी बहुत सारे टिप्स दिए गए थे जैसे कि मतलब यू नो दैट you have to be ready if he is not on time and things like that and sometimes schedule बहुत stretch हो जाएगा शायद या ऐसा। बताया गया था कि वो टाइम पे नहीं आएंगे, बताया गया था कि कभी तो बिना बताए ही शूटिंग कैंसिल हो जाएगी, बताया गया था कि कभी तो सुबह आने की बात करेंगे लेकिन शाम को आएंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चित्रांगड़ा मैडम को फिल्म के रिलीज होने से पहले ऐसी बातें करने की जरूरत क्या थी। अरे भाई, आपको ये बातें किसने बताई होंगी? फिल्म के डायरेक्टर ने, फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ही बताई होंगी। तो अभी से आपको इन बातों का खुलासा क्यों करना था? अभी से आपको उस फिल्म के बनाने वालों को आपस में क्यों लड़ाना था? जरूरत क्या आन पड़ी थी? कुछ भी कह रही हो मैडम, कुछ तो सोचो बोलने से पहले। आमिर खान के बेटे की फिल्म आ रही है एक दिन, उसमें कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है बल्कि तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस साई पल्लवी है। आमिर खान ने कहा कि इस हिंदुस्तान में सबसे कमाल की एक्ट्रेस साई पल्लवी ही है, उससे बेहतरीन एक्ट्रेस कोई है ही नहीं। साई इज द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव इन आवर कंट्री टुडे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि वो लड़की एक्ट्रेस क्यों है। मुझे उसमें एक्ट्रेस का एक भी गुण नजर नहीं आता। मेरी समझ में यही नहीं आता कि वो लड़की एक्ट्रेस बनी तो कैसे बनी, वो लड़की एक्ट्रेस बन ही कैसे सकती है, मैं तो बार बार ये सोचता हूं। लेकिन क्योंकि आमिर भाई ने उस लड़की के साथ 150 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाई है तो आमिर की मजबूरी है ये कहना कि उससे बेहतरीन एक्ट्रेस इंडिया में कोई दूसरी है ही नहीं। आमिर भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि कौन सा एक्टर अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन बहुत कमाल का एक्टर है, कौन बहुत घटिया एक्टर है। जिस दिन से आपने एक्टिंग करनी शुरू की है उस दिन से लेकर आज तक आप एक ही तरह की एक्टिंग करते आ रहे हो। उत्तरी, ये हो गया, वो हो गया, एक ही तरह का एक्सप्रेशन, एक ही तरह से चलना, एक ही तरह से उठना बैठना, एक ही तरह से डायलॉग बोलना, एक ही तरह से हंसना। मतलब जो लोग आपको 2 फिल्मों में देख चुके हैं उनको तीसरी फिल्म आपकी देखनी ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप किस तरह से एक्टिंग करने वाले हो। तो जब आपको खुद ही एक्टिंग नहीं आती, जब आपको खुद ही नहीं पता कि एक्टिंग होती क्या है, तो आपको कैसे पता कि साई पल्लवी हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है? आमिर भाई, हकीकत यह है कि आप ब्रेन डेड हो चुके हो। आपको नहीं पता कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। आपको नहीं पता कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। आपको नहीं पता कौन अच्छा एक्टर है, कौन बुरा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग क्या होती है, बुरी एक्टिंग क्या होती है। आमिर खान साहब, आप ये मान लीजिए कि आपकी आखिरी हिट फिल्म आई थी 2016 में, दंगल। पिछले 10 साल में आपकी सारी की सारी फिल्में डिजास्टर रही हैं, आज तक एक भी फिल्म नहीं चली है। तो अगर 10 साल में आप एक हिट फिल्म नहीं बना सके तो आप मान लीजिए कि आपको फिल्मों के बारे में कतई कुछ पता नहीं है। आप खाली फेंकू चंद हो, आप ऐसे ही फेंकते हो, झूठ झूठ अपने आप को जीनियस बताते हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक में आपका भांडा फूट चुका है। पब्लिक को पता चल चुका है कि ना ही आपको एक्टिंग आती, ना ही आपको ये पता कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है। आपको सिर्फ एक ही काम आता है, कॉपी करना। आप कॉपी मास्टर हो। तो भाई साहब, ये ड्रामा करना बंद कर दो। अब पब्लिक को आपकी फिल्म नहीं देखनी है, लिख करके रख लो। एक वेब सीरीज एक्टर है जिसका नाम है विजय वर्मा। अब इसने कार्तिक पर अटैक किया है। इसने कहा है कि कार्तिक तो पीआर किंग है। मिस्टर विजय, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पीआर है वो फ्री नहीं होता।
आज की तारीख में कोई भी अपने घर में फ्री नहीं बैठा हुआ है, हर आदमी बिजी है। तो अगर किसी के लिए कोई कुछ करता है तो जाहिर सी बात है कुछ लेकर करता है। तो पीआर करने के लिए पैसे चाहिए जो आपके पास है नहीं। आप भूखे नंगे आदमी हो, आप पीआर कैसे कराओगे? Unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So तो आपका ये कहना कि वो पीआर किंग है कुछ गलत नहीं है, बल्कि आप कार्तिक के बारे में अच्छा ही कह रहे हो। चलो कार्तिक पीआर किंग है, लेकिन आप कौन हो? एक नंबर के ठरकी। आज तमन्ना को घुमा रहे हो, कल सना फातिमा को घुमा रहे हो, परसों किसी और को घुमा रहे हो। इसके अलावा आपके पास कोई और टैलेंट है नहीं। आप लड़कियों में इतने बिजी हो कि जाहिर सी बात है आपका कैरियर में कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप कार्तिक को पीआर किंग कहते हो भाई साहब, तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो, आपको पता चल जाएगा आप कौन हो। आमिर खान के बेटे की आने वाली फिल्म एक दिन इंग्लिश फिल्म वनडे की कॉपी है, और ये पहली दफा नहीं है जब आमिर खान ने किसी फिल्म को किसी बाहर की फिल्म से कॉपी करके बनाया है। लाल सिंह चड्ढा भी एक ऐसी फिल्म थी जिसको एक स्पेनिश फिल्म से कॉपी करके बनाया गया था। उससे पहले सीक्रेट सुपरस्टार भी एक ऐसी फिल्म थी जिसे एक इंग्लिश फिल्म से कॉपी किया गया था। कुछ दिनों पहले आमिर के बेटे की एक और फिल्म आई थी लोयप्पा, उसको भी एक इंग्लिश फिल्म से कॉपी करके बनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि आमिर खान जो है वो ऑफिशियल कॉपी मास्टर है। आमिर खान ओरिजिनल कभी कुछ भी नहीं करता। वरुण धवन जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, वजन है 50 किलो, अपने आप को बहुत बड़ा एक्शन हीरो मानता है। मानने में क्या हर्ज है। इस भाई की एक फिल्म आ रही है जवानी। ये अलग बात है कि वरुण पे कभी जवानी नहीं आई। ये फिल्म रिलीज हो रही है 22 मई को, और करण जौहर की भी एक फिल्म रिलीज हो रही है चांद मेरा दिल 22 मई को। यानी कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी। आप अंदाजा लगाइए, वरुण धवन को लॉन्च किया करण जौहर ने। वरुण धवन की 10 में से 8 फिल्में आज तक बनाई किसने? करण जौहर ने। करण जौहर ने वरुण से कहा कि भाई साहब आप अपनी फिल्म को मेरी फिल्म के साथ रिलीज ना करो, आप किसी और डेट पर रिलीज कर लो। लेकिन वरुण ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इसी डेट पर रिलीज करूंगा। तो जिस बॉलीवुड को एक फैमिली कहा जाता है वो ये फैमिली है। ये मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि यहां कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है। यहां सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। डूबते सूरज को यहां कोई नहीं देखना चाहता, वो कोई भी हो, वो अपना भाई ही क्यों ना हो। आपके सामने है आमिर खान का भाई फैसल खान, आमिर उस बेचारे को पूछता भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वरुण आज की तारीख में उस आदमी की भी इज्जत नहीं कर रहा है जिसने उसको लॉन्च किया, जिसने उसको हीरो बनाया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वरुण धवन की यह बहुत बड़ी गलती है। उसकी वजह यह है कि चांद मेरा दिल में हीरो है लक्ष्य, और अगर वो फिल्म वरुण धवन की फिल्म से बेटर ओपनिंग लेती है तो उसी दिन वरुण धवन का कैरियर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और यह तो होना ही था। मैं कितने दिनों से कहता आ रहा हूं कि वरुण ना बेचारा कभी हीरो था, ना हीरो है, ना कभी हीरो बनेगा। वरुण का कैरियर खत्म होना पक्का है। वरुण का अर्जुन कपूर 2 बनना पक्का है। वरुण का घर पर बैठना पक्का है, गारंटी है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में शिवाजी का रोल रितेश खुद कर रहा है, और डायरेक्ट भी रितेश ने ही किया है इस फिल्म को। इस फिल्म में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, सलमान खान वगैरह वगैरह। यह फिल्म 1 मई को रिलीज हो रही है, और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। बाबा बागेश्वर ने शिवाजी महाराज जी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था। कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल था जिस पर बहुत लोगों को ऐतराज था। और बाबा के इस बयान पे रितेश ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने माफी मांगी ऑफिशियली। एक जमाना था अक्की और पिरियन साथ में बहुत फिल्में किया करते थे, और अब फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। भूत बंगला रिलीज हो चुकी है, हैवान जल्दी ही रिलीज होने वाली है, और अब एक और फिल्म इन दोनों ने साइन कर ली है जिसको प्रोड्यूस करेगा टिप्स। और हो सकता है कि 2-3 साल के बाद इनकी एक और फिल्म भी बन जाए जिसका नाम है हेरा फेरी 3। तो कहने का मतलब यह है कि ये जोड़ी फिर से फॉर्म में आ गई है, और अक्की और पिरियन साथ में बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। 2-3 साल से करण जौहर ने खुद किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया, और फाइनली करण अपनी फिल्म लिख रहा है। जल्दी ही करण अपनी फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस करेगा और कास्टिंग शुरू करेगा, और मेरे ख्याल में अगले साल इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी। जितनी भी ओटीटी कंपनीज हैं उन्होंने आपस में बैठकर एक फैसला किया है कि वो किसी भी फिल्म के राइट्स 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में ही खरीदेंगे। और ये ओटीटी कंपनीज हैं Amazon,
नेटफ्लिक्स, ZEE5, जियो हॉटस्टार। अब अगर इनमें से कोई भी कंपनी किसी भी बड़ी फिल्म के राइट्स 150 करोड़ से ज्यादा में नहीं खरीदेंगे तो उन बड़ी फिल्मों का क्या होगा जिनका बजट है 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़। इन बड़ी फिल्मों के बनाने वालों को यह पूरी उम्मीद थी कि उनके डिजिटल राइट्स बिक जाएंगे कम से कम 300 से 400 करोड़ में, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी निर्माता ये बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं इनका बैंकरप्ट होना तय है, इनका सड़क पर आना तय है, गारंटी है। एक भूला बिसरा छोटा मोटा एक्टर है कुणाल कपूर। किसी जमाने में बताया जा रहा था कि आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। मैंने उसी वक्त कहा था कि इस बेचारे में सुपरस्टार बनने का एक भी गुण नहीं है। हां, एक्टर बन सकता है छोटा मोटा, तो वही बना छोटा मोटा एक्टर। आमिर खान के बेटे की एक फिल्म आ रही है एक दिन, उसमें इसने भी एक छोटा सा रोल किया है, लेकिन आमिर खान किसी को यह बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि कुणाल कपूर ने भी इस फिल्म में छोटा सा रोल किया है। आमिर खान ने कुणाल को किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाया। यही वजह है कि अब कुणाल को खुद ही मीडिया के सामने आना पड़ा और कुणाल को मीडिया को बताना पड़ा कि देखो भाई, इस फिल्म में एक छोटा सा रोल है जिसको करने के लिए आमिर खान ने मुझसे कहा था, मैंने वो रोल किया है और इस फिल्म में मैं भी हूं। आमिर भाई ऐसा क्यों करते हो? एक भूला बिसरा एक्टर है बेचारा छोटा मोटा, उसको इतना भी भाव आप नहीं दे रहे हो। यानी कि आप चाहते हो कि उसको जरा सी भी पब्लिसिटी ना मिल जाए इस फिल्म से। ना करो ऐसा, जुल्म है ये, ठीक बात नहीं है भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।